तो अभी लाइब्रेरी जा रहे हो कि अब रुकोगे? नहीं सर, मैं लाइब्रेरी बैठ के क्लास दे दूंगी। चलो जाओ फिर जल्दी से। स्टार्ट हम्म। करते हैं। ऐसे 320। ऑडियो क्लियर है ना? एक बार बताना जल्दी से। ऑडियो का इशू है क्या? क्लियर है सर। ठीक है, चलो। तो ऐसे 300 और 315 हो गया अपना। 320 और 330 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन ऐसे 200 और 300 की सीरीज का टेस्ट है तुम लोग का। तो प्रिपेयर कर लो अच्छे से फटाफट। तो ऐसे 320 में आओगे तो देखो नाम क्या बोलते हैं 320 का। नाम नाम ऐसे 320 का, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो तुम प्लान जो कर रहे थे ऑडिट, याद है ऐसे 300 में अपन प्लानिंग कर रहे थे पूरे ऑडिट की। प्लानिंग एंड ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 300 में। तो प्लानिंग करते टाइम भी मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। और जब तुम ऑडिट करोगे, जब तुम आरएपी परफॉर्म करोगे, जब तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तुम्हारी नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर है जो तुम परफॉर्म करोगे, दैट टाइम ऑल्सो मटेरियलिटी को कंसिडर करना। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो स्कोप में तुम्हारे को बोलते हैं कि ऐसे डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है तुमको? जब तुम प्लान कर रहे हो एज पर ऐसे 300 तब भी, और जब तुम परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट एज पर ऐसे 315 एंड 330। एज पर ऐसे 315 एंड 330 जब तुम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, एज वेल एज ऐसे 300 में भी। और 450 तुम लोग को अपन देखेंगे कि 450 बोलते हैं कि भैया कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है ना, तो तुम उसको जाके टीसीडब्ल्यूजी को बता दो, मैनेज कर दो, और प्रॉपर उनको बोलो कि कम कर दे मटेरियल, मिसस्टेटमेंट को हटा दे, मिसस्टेटमेंट को मटेरियल ना रखे, मिसस्टेटमेंट को या तो हटा दे, रिमूव कर दे, या तो ठीक कर दे। तो ऐसे 450 में भी क्या बोलते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं है, इसके लिए अगेन अपन को क्या देखना पड़ेगा? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए आप वापस से अपन चेक करेंगे। तो देखो, मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट अगर मैं बोलूं, तो मटेरियलिटी किसको बोलेंगे अपन? सबसे पहले तो भैया एफआरएफ में ही जनरली तुमको दिया रहेगा कि मटेरियल कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी ये जो है, ये चीज जो है ये मटेरियल है कि नहीं। तो एफआरएफ ही जनरली डिस्कस करेगा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, कि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है, तो ये आइटम मटेरियल है, ये आइटम मटेरियल नहीं है, ऐसा सब चीजें तुम्हारे एफआरएफ में डिस्कशन होगा। एफआरएफ बोले तो एएस शेड्यूल 3 ये सब हो गया। एग्जांपल जैसे दू, तो शेड्यूल 3 में तुमको दिया हुआ है 1% ऑफ टोटल इनकम और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, तुम्हारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर इसके ऊपर तुम्हारा कोई भी लाइन आइटम है तो तुमको उसको अलग से सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ता है। तो एफआरएफ जनरली डिस्कस करेगा। एएस इंडियस में तुमको दिया रहेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलते हैं, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। ऑल्दो एफआरएफ डिस्कस करता है जनरली स्पेसिफिक टर्म्स में, ऐसे ऐसे डिस्कस करेगा एफआरएफ भी। एनबीएफसी के केस में अपन ने देखा था, तुम लोग को याद होगा चैप्टर में, तो एनबीएफसी के केस में अलग था। याद है 1% ऑफ टोटल 1% ऑफ टोटल इनकम था बस वहां पे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं था। मैंने एमसीक्यू भी दिया था इसके ऊपर, एमसीक्यू भी दिया हुआ था। और हर एफआरएफ का अपना बैंकिंग का अलग होगा, हो सकता है एएस इंडेक्स वालों फॉलो करने वाले अलग अलग हो सकते हैं। तो एफआरएफ में जनरली हो सकता है डिस्कस करे कुछ कुछ अलग अलग मटेरियलिटी को, बट जनरली वो लोग क्या बताते हैं? जनरली वो लोग का उद्देश्य यही रहता है कि भैया मिसस्टेटमेंट जो भी हो, मिसस्टेटमेंट कोई भी हो, इंक्लूडिंग ओमिशन तुम कर रहे हो, अगर वो मटेरियल है इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, उसको अपन मटेरियल तब बोलेंगे जब वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस को, इकोनॉमिक डिसीजंस को, इनफैक्ट इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट करे। तो क्या बोला मैंने? मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियल मानेंगे अगर 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 या तो वो छोटे छोटे जो मिसस्टेटमेंट है वो छोटे छोटे ही, या फिर वो छोटे छोटे मिला के एकदम बड़ा कोई स्टेटमेंट बन जा रहा है। कुल मिला के अगर ये छोटे छोटे या छोटे छोटे मिला के इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिलाए, अगर इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजंस को हिलाए, डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस मिसस्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा बोलते हैं कि जजमेंट जो तुम लोगे अबाउट मटेरियलिटी, वो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में होगा।
जो कि साइज एंड नेचर ऑफ स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। तो केस टू केस बेसिस में जजमेंट लेना पड़ सकता है, हो सकता है कई बार, और साइज और नेचर ऑफ स्टेटमेंट जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा लास्ट मुझे बताओ कि अगर अपन सब लोग मान लो जा रहे हो पिकनिक, और निपुण ने बोल दिया कि भैया सर मेरे को तो चाहिए नॉन वेज, और मैं वेज खाता ही नहीं हूँ, और हमने बोला कि नहीं नहीं हम सब यहाँ पे वेज ही खाने वाले हैं, तो क्या हमको ऐसा मानना चाहिए कि निपुण के हिसाब से ही चलेंगे हम? क्या हम भी नॉन वेज बन जाए? नहीं, निपुण को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि भैया जजमेंट जो होगा अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल टू यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। तुम्हारे इंडिविजुअल यूजर की नीड हो सकती है कुछ अलग हो, लेकिन कॉमन कॉमन यूजर एज अ ग्रुप, कॉमन कॉमन ग्रुप, ग्रुप जो है तुम्हारा ग्रुप एज अ ग्रुप, तुम्हारी क्या नीड है, कॉमन ग्रुप की क्या नीड है, इसके हिसाब से मर्टिलिटी का जजमेंट लिया जाता है कई बार। तो अगेन 3 पॉइंट अगर वापस से इंपॉर्टेंट याद रखना है, तीनों पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा बता दूं। अगर एफआरएफ में मर्टिलिटी कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं किया गया तो जनरली किन पैरामीटर्स, किन 3 गाइडलाइन तुमको बताती है मर्टिलिटी डिस्कस करती है। तो देखो इसके सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ एप्लीकेबल एफआरएफ डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्टिलिटी। अगर एफआरएफ इंक्लूड नहीं करता है मर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट, डिस्कशन नहीं कर रहा है, एफआरएफ में नहीं दिया हुआ है कहीं भी, उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्ड अबव पैराग्राफ, ये जो 3 पॉइंट है, द ऑडिटर विद सच अ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ऑडिटर को कि भैया ये मर्टिलिटी का एक फ्रेमवर्क हो सकता है, ये मर्टिलिटी का एक फ्रेमवर्क हो सकता है। तो वापस से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कि अगर एफआरएफ में इंक्लूड नहीं है, अगर एफआरएफ में ही इंक्लूड नहीं है तुम्हारे मर्टिलिटी का फ्रेमवर्क, अगर एफआरएफ तुमको गाइड नहीं करते एफआरएफ की मर्टिलिटी का ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो ऊपर के 3 पॉइंट है, दैट कैन प्रोवाइड यू एज एन गाइडेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर द मर्टिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ऊपर के 3 पॉइंट अपन को याद करने जरूरी है। क्या क्या 3 पॉइंट थे देखो, एसएम स्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन are material when either individually or when aggregated with other misstatement can influence the economic decisions of the users of financial statements। दूसरा अपन ने देखा जजमेंट, भैया जजमेंट क्या था, कि ऐसे जजमेंट जो लेना अपन को मर्टिलिटी कॉन्सेप्ट का वो सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे डिफर करेगा। और जनरली किससे अफेक्ट हो जाता है वो, साइज एंड मैटर ऑफ स्टेटमेंट, साइज एंड नेचर ऑफ स्टेटमेंट। तो भैया अगर स्टेटमेंट बड़ा है, मान लो स्टेटमेंट बड़ा है, तो चांसेस क्या है वो मटेरियल होगा कि इमटेरियल होगा, साइज पे डिपेंड करते बोल रहे हैं ना, मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो बढ़िया है अगर मिसस्टेटमेंट बड़ा है तो वेदर इट विल बी मटेरियल और नॉट, मटेरियल मटेरियल होगा राइट। साइज में। अगर नेचर वाइज अगर मैं बोलूं नेचर एकदम क्रिटिकल नेचर का है तो देन ऑफ कोर्स इट कैन बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इवन इफ द साइज इज लोअर, साइज कम है तो भी नेचर इसका इंपॉर्टेंट है। लाइक कैश, कैश केस में अगर तुमको कोई डिफॉल्केशन मिला तो अगर छोटी से भी मिला है, 10,000 भी मिला है, तो उसके में केस में हो सकता है 10,000 अमाउंट इज नॉट मटेरियल, बट सिंस द नेचर ऑफ फ्रॉड या नेचर ऑफ एम्बेजलमेंट कैश में गड़बड़ी है, मतलब आज 10,000 है, हो सकता है कल 10 लाख का भी हो, तो इसलिए नेचर पे भी डिपेंड करेगा क्या मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं। तो पहला पॉइंट हुआ मेरा जजमेंट, पहला पॉइंट हुआ सॉरी, इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट वो मटेरियल स्टेटमेंट बोलेंगे अगर वो इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा अपन बोलेंगे कि भैया जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी अपन को लेना है फैक्ट टू फैक्ट के केस के बेसिस में, फैक्ट्स टू फैक्ट बेसिस में, एंड साइज एंड नेचर पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जजमेंट हमने देखा था निपुण की डिसीजन पे बेसिस पे नहीं, निपुण के डिसीजन, निपुण के यूज के बेसिस पे नहीं, जबकि कॉमन यूजर के यूज के बेसिस में एज अ ग्रुप अपन जजमेंट लेंगे अबाउट द मिसस्टेटमेंट वेदर दे आर मटेरियल और नॉट। क्लियर है ये 3 पॉइंट? फिर अगर देखोगे वापस से तो ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मर्टिलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तुम्हारा जो मटेरियलिटी डिटरमाइन करोगे तुम कि ये अमाउंट मटेरियल है कि नहीं, दैट अगेन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हो सकता है तुम्हारे लिए मटेरियल अमाउंट ये हो, मेरे लिए मटेरियल अमाउंट ये हो, अपना अपना अलग अलग प्रोफेशनल जजमेंट हो सकता है। कंसेप्ट मैंने बताया कहाँ का अप्लाई होगा मटेरियलिटी का, ऑडिटर विल अप्लाई बोथ इन प्लानिंग एज वेल एज परफॉर्मिंग द ऑडिट। ये तो देखिए अपन, जब तुम प्लानिंग कर रहे हो एज पर ऐसे 300 एज वेल एज जब तुम परफॉर्म कर रहे हो 315 और 330 में, दोनों ही टाइम मटेरियलिटी का एप्लीकेशन होगा ही होगा। एंड द इवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स आल्सो, जब तुम मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करोगे तब भी तुम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्योंकि मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है तभी जाके तुम उसको एज पर ऐसे 450 डील करना पड़ेगा। 450 में डील कैसे करेंगे उसको अपन बाद में देखेंगे। एंड लास्टली प्लानिंग करते टाइम
साइज देखोगे, डेट विल कंसिडर्ड मटेरियल, और जजमेंट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आरएपी कैसे करना है तुमको, रोमम कैसे आइडेंटिफाई और असेस करना है। और कुल मिला के जब मैंने आरएपी किया तो मुझे रोमम मिला, और रोमम मिलाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता हूँ। तो ये भी डिटरमाइन करना कि क्या मेरा एनटीई होगा एफएपी का, एनटीई होगा एफएपी का। ये सब मेरे किस पे डिटरमाइन कर, किस पे डिपेंड करेंगे, साइज ऑफ स्टेटमेंट पे, मटेरियल है कि नहीं है। अगर साइज ऑफ स्टेटमेंट मटेरियल है तो मेरा आरएपी का एनटी अलग हो सकता है, आरएपी का एनटी अलग हो सकता है, मेरा रोमम का आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट हो सकता है कुछ और हो, एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एफएपी हो सकता है कुछ और। देख लो एक बार अभी तक मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट में क्या क्या पढ़ा अपन ने। पहले तो एफआरएफ डिस्कस करते हैं, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जनरली वो क्या क्या डिस्कस करते हैं, वो 3 पॉइंट दिया। और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एफआरएफ डिस्कस नहीं करेगा तो क्या बेसिस मान सकते हो तुम फ्रेमवर्क का, मटेरियलिटी के फ्रेमवर्क का। उसके बाद अपन ने देखा कि प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा, एंड अप्लाई होता है बोथ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्लस इवेल्युएटिंग द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। और उसके बाद लास्ट में अपन ने देखा कि साइज ऑफ द स्टेटमेंट के हिसाब से अपन डिटरमाइन करेंगे एनटीई ऑफ आरएपी, एनटीई ऑफ एफएपी एंड रोमम, एनटीई ऑफ आरएपी, एनटीई ऑफ एफएपी एंड रोमम। अब देखो डेफिनेशन दिया हुआ है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, तो एक बार क्विकली रीड करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन और बताओ तो मुझे क्या बोलना चाह रहा है ये, फटाफट से करो। बताओ। ऑडिटर का किसी भी चीज पे मटेरियलिटी सेट करने के लिए, जैसे एसेट पे सेट कर रहा है, मतलब किसी पूरे एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बोलेगा कि एसेट साइज के 10% तक, टोटल एसेट के 10% तक मैं मतलब मटेरियलिटी मानूंगा, उससे ज्यादा होने से। और उससे बिलो हुआ तो उसको मटेरियल नहीं मानूंगा। कुछ भी अमाउंट या कुछ भी एक्सपेंसेस फिगर किसी को भी ले सकता है वो। और अगर वो सारे भी मिलके जैसे बिलो 10% पे, और वो सारे भी मिलके बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वैसा कुछ बोल रहा है क्या शायद। जो तुम बता रहे हो, जो तुम बता रहे हो, मान लो टोटल एसेट्स का 10% ले लेता हूँ मैं, या फिर प्रॉफिट का 1%, सेल का 1%, प्रॉफिट का 10, 5%, 3%। तो ये सब जो है, ये सब टोटल मटेरियलिटी डिटरमाइन करने काम आता है, जो अपन नीचे देखेंगे बाद में। बेंचमार्क क्या होगा तुम्हारा मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए, बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होना चाहिए। तो ये जो बेंचमार्क है, एसेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी के बेसिस में। तो ये जो मटेरियलिटी आएगी तुम्हारी, कौन सी मटेरियलिटी आती है, टोटल मटेरियलिटी है, टोटल मटेरियलिटी। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब जब तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जब तुम एक्चुअल में ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, तब तुम्हारे लिए क्या मटेरियलिटी लेवल होना चाहिए। तो भैया मेरे लिए मान लो टोटल मटेरियलिटी जो है, टोटल मटेरियलिटी है मान लो मेरे लिए 1 करोड़ है, टोटल मटेरियलिटी मेरे लिए मान लो 1 करोड़ है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि भैया ड्यू टू सैम्पलिंग, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मेरे से ना कुछ छूट जाएगा। और मैं ऐसे भी पूरा पूरा 100% तो कर नहीं रहा हूँ। इसलिए मान लो 40, 50 जितना भी जो भी है, जिसके कारण मेरे को रूम देना है, किसके लिए रूम देना है, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के लिए। अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के लिए मेरे को रूम देना है कि भैया इतने मिसस्टेटमेंट मेरे से छूट जाएंगे, डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो तुम इसके लिए जितना देते हो, मान लो लेट से
40% देते हो, तो 40 lakhs तुम इसके लिए छोड़ दोगे। और अब तुम जब परफॉर्म करोगे अपनी ऑडिट प्रोसीजर, तो तुम्हारे लिए मर्टिलिटी लेवल क्या हो जाएगी, 60 लाख। मतलब अगर तुमको कोई भी चीज मिल रही है स्टेटमेंट 60 लाख के ऊपर या 60 लाख के नीचे, तो तुमको 60 लाख परफॉर्मेंस करते टाइम, जब तुम ऑडिट एज परफॉर्म कर रहे हो, तो तुमको परफॉर्मेंस करते टाइम मर्टिलिटी 1 करोड़ नहीं 60 लाख देखोगे इंडिविजुअली, और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर स्टेटमेंट 60 लाख आ रही क्या। तो परफॉर्मेंस मर्टिलिटी अब देखो डेफिनेशन से समझ में आएगा, मीन्स अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। ठीक है, ये जो अमाउंट है 60 लाख, ये जो अमाउंट है सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए क्या मर्टिलिटी है, एग्जांपल में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए क्या मर्टिलिटी है अपने एज एग्जांपल में, बोलो भाई। 1 करोड़। 1 करोड़। तो एट लेस देन द मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, मैंने अमाउंट या अमाउंट सेट किया है, सेट 60 लाख जो सेट किया है बाय द ऑडिटर एट लेस देन 1 करोड़, एट लेस देन द टोटल मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द प्रोबेबिलिटी। मेरी जो प्रोबेबिलिटी है कि भैया ये छूट जाए ना, कुछ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुछ छूट जाए ना, इसको रिड्यूस कर देना प्रोबेबिलिटी, दैट द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। एग्रीगेट मतलब ये जो 60 लाख है, और जो अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट अपन बोल रहे हैं ना 40 लाख का, वो मेरा एक्सीड ना हो मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वो मेरा एक्सीड ना हो मर्टिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। समझ में आ रहा है क्या। अगर मतलब डेविएशन 60 लाख तक होगा तो चलेगा या उससे ज्यादा होगा तो चलेगा? डेविएशन 60 लाख से कम होगा तो चलेगा, 60 लाख तक चलेगा। मतलब 60 लाख के सपोज मैं ऊपर का कोई मिसस्टेटमेंट मिल रहा है अगर तुमको, तो तुम उस मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मानोगे, नहीं तो मिसस्टेटमेंट को फिर इग्नोर कर सकते हो। ये तुम्हारा 60% होगा 1 करोड़ का, जो अपन ले रहे हैं परफॉर्मेंस में, 60% होगा कि 30% भी होगा, ये सब तुम्हारे डिपेंड करते हैं कि मान लो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है ज्यादा रख सकते हो, ये सॉरी कम करोगे तुम मर्टिलिटी का 60% को कम करोगे। अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं, डेट इक्विटी कितना है, डेट ज्यादा है तो ऑलरेडी एंटिटी रिस्की है थोड़ी, तो उसका हो सकता है कि परफॉर्मेंस मर्टिलिटी कम रखोगे, हो सकता है 30-20% रखोगे परफॉर्मेंस मर्टिलिटी आउट ऑफ टोटल मर्टिलिटी। तो परफॉर्मेंस मर्टिलिटी समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर है क्या। देन अभी देखो, डिटरमाइनिंग मर्टिलिटी एंड परफॉर्मेंस मर्टिलिटी व्हेन प्लानिंग एंड ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना है इसको। क्या बोलता है, जब तुम स्टेब्लिश कर रहे हो तुम्हारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, याद है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में तुम क्या क्या चीजें देखोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऐसे 300 में था। यस, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी वो सब था। हाँ बोलो पूरा आंसर बोलो। रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, प्री का एग्जाम दिया और यस, कौन बोल सकता है जल्दी से बताओ। दीप्ति, दीपिका तो लाइब्रेरी पहुंच गई होगी, बोलो जल्दी सर भी दीप्ति। याद नहीं किया है। याद नहीं हुआ है, कुछ तो एक दो पॉइंट याद आ रहे होंगे। सर एंटी ऑफ रिसोर्स नेसेसरी। एंटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म, क्या नेचर के रिसोर्सेज लगेंगे मेरे को मेरे ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिटरमाइन करूंगा ना। और ascertain the reporting objective, हाँ, ascertain the reporting objective रिपोर्टिंग reporting ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, उसके बेसिस पे मेरा टाइमिंग ऑफ द ऑडिट डिटरमाइन भी हो जाएगा। और आरओ था, एक सी से भी था, Legal and regulatory requirement. लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, CRO, characteristic and reporting. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, engagement, engagement team efforts, मैटर्स व्हिच ड्राइव सिग्निफिकेंट टीम्स एफर्ट। ठीक है, हो गया। एंड एक था अपना कि क्या कोई पुराना जो पार्टनर है उसका प्रायर नॉलेज गेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट काम आ सकता है क्या, वेदर इट विल बी कैन बी यूजफुल।
है ना। तो यही बोल रहे हैं, जब तुम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टेब्लिश कर रहे हो तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो जैसे तुम भी कभी रिवाइज करते टाइम ऐसे ऑलरेडी जो चीज पढ़ चुके हो उस पे अगर यू कम अक्रॉस सर्टेन वर्ड्स या सर्टेन टर्मिनोलॉजी विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, तो यू शुड ट्राई टू रिवाइज दैट फर्स्ट। रिकॉल करो उसको पहले, रिकॉल नहीं हो रहा है तो वापस जाओ, देखो, चेक करो, वापस से आओ एंड देन कंटिन्यू विद द फ्लो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम मटेरियलिटी डिटरमाइन करोगे फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल if there is one or more particular item for which misstatements of lesser amounts than the materiality for the FS as a whole could reasonably be expected to influence the user's decision। मतलब मान लो FS as a whole के लिए मटेरियलिटी क्या हुई 1 करोड़, लेकिन ऐसे कुछ आइटम है जहां पे 1 करोड़ का कोई रेलेवेंट नहीं है, वो तो है 5-7-10 लाख वाले आइटम। तो 5-7-10 लाख वाले आइटम में हो सकता है 3 लाख 4 लाख मटेरियलिटी अमाउंट हो, मटेरियल अमाउंट हो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ अमाउंट हो सकते हैं जो कि कुछ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लेस देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जो मटेरियलिटी हमने डिटरमाइन किया उससे कम हो, उससे कम हो। वापस से देख लो एक बार क्या बोल रहे हैं, देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर आइटम फॉर विच मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लेसर अमाउंट, मिसस्टेटमेंट कम कम वाले मिसस्टेटमेंट अमाउंट देन द मटेरियलिटी फॉर द एफएस एज अ होल, मतलब 1 करोड़ से कम बात लो, समझ लो, कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। मतलब ये भी हमारे लिए मटेरियल है क्या? हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं ना, इवन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से कम है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जो हमने डिटरमाइन किया था मटेरियलिटी मान लो 1 करोड़ है, उससे कम है ये आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो मटेरियल अमाउंट हमको लग रहा है वो उससे कम है, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए मटेरियल होंगे? यस और नो? यस। देयरफॉर auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular items also। वो आइटम के लिए भी उसको अब डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ठीक है एफएस एज अ होल के लिए तो 1 करोड़ है, लेकिन ये कुछ आइटम्स के लिए हमारे लिए मटेरियलिटी लेवल क्या है 5 लाख है, तो उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भैया ये आइटम के लिए मटेरियलिटी लेवल भले ही 1 करोड़ से कम है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस को अफेक्ट कर रहे हैं एंड देयरफॉर ऑडिटर नीड टू डिटरमाइन मटेरियलिटी लेवल फॉर दोस पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ एफएस एज वेल। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लो एक बार, अच्छे से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आता है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी कि मटेरियलिटी तुमने एक बार जो डिटरमाइन कर लिया क्या तुम उसको रिवाइज कर सकते हो क्या? तो वो क्वेश्चन की पहली लाइन जो होती है वो यही होती है सजेस्टेड आंसर में। सो यू नीड टू बी थॉरो विद दिस लाइन। सिंपल है, अगर जब तुम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर रहे हो तो तुमको एफएस एज अ होल लेवल पे मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है, एफएस एज अ होल लेवल पे मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करनी है। लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ एफएस के लिए हो सकते हैं मटेरियलिटी अमाउंट सेट हो लेसर देन दी अमाउंट सेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, but can affect the economic decisions of the users of FS, and therefore in that case auditor shall determine the materiality for those particular set of items of financial statement as well। yes। तो ये बोल रहा है कि फिर उस केस में जो तुमने डिटरमाइन किया ना ये आइटम के लिए पर्टिकुलर आइटम्स के लिए मटेरियलिटी, फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी डिटरमाइन कर लेना तुम अपने रॉमम असेस करने के लिए, और कैसे तुम बाद में अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करोगे बेस्ड ऑन द रॉमम, तो उसके लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आम आएगी। क्लियर है क्या? ये एमसीक्यू आ सकता है तुमको क्या कि तुमको कौन सी मटेरियलिटी काम आएगी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, फाइनेंशियल सेट एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाली मटेरियलिटी, ठीक है। टॉलरेंस मटेरियलिटी एक और होती है, टॉलरेंस मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का भी 10-20% होता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द रॉमम एंड डिटरमाइनिंग द एनटी ऑफ एफएपी, ये काम करने के लिए अपन को क्या काम आएगा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब देखो जो अपन बात कर रहे थे यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, तो बेंचमार्क जनरली क्या होगा? बेंचमार्क जैसे अपन ने देखा ना ऊपर में, या तो मेरा टोटल एसेट हो गया, बैलेंस शीट साइज हो गई मेरी टोटल, या फिर मेरा प्रॉफिट का फिगर हो गया, या फिर मेरा रेवेन्यू का फिगर हो गया, समझ रहे हो? ये सब मेरे क्या है? बेंचमार्क। अब यही बेंचमार्क में मैं कुछ परसेंटेज लगाऊंगा, कुछ परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरा क्या आएगा? टोटल मटेरियलिटी फॉर द एफएस एज अ होल, टोटल मटेरियलिटी फॉर द एफएस एज अ होल आएगा मेरा। तो परसेंट डिफर कर सकते हो सकता है टोटल एसेट के केस में 10% लगाओ, प्रॉफिट के केस में हो सकता है 3%, रेवेन्यू के केस में हो सकता है 1%, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो परसेंटेज लगाया जाता है जनरली परसेंटेज हैज बीन अप्लाइड ऑन द चोजन बेंचमार्क। लेकिन अब चोजन बेंचमार्क पे तुमको परसेंटेज अप्लाई करना है, चोजन बेंचमार्क, लेकिन
कौन से बेंचमार्क को चूज करे, यहाँ पे बेंचमार्क कौन सा चूज करे, बात ये आती ना। तो देखो फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that may affect the identification of an appropriate benchmark include the following। तुमको कौन सा बेंचमार्क आइडेंटिफाई करके तुम्हारे लिए चूज करना चाहिए, that will include that is affected by the below factors। तो जनरली डिटरमाइन करोगे तुम बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ एफएस। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, शेयर होल्डर इक्विटी है। तो किसके बेसिस में तुम क्या डिटरमाइन करोगे, किसके बेसिस में तुम डिटरमाइन करोगे तुम्हारे मटेरियलिटी। तो तुम्हारे एलिमेंट्स ऑफ एफएस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला बेंचमार्क तो मेरे क्या होगा, ये सारे। उसके अलावा आप दूसरा बोलते हैं कि तुम्हारे इसमें से सबसे कौन सा ज्यादा अटेंटिव यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला आइटम है, मतलब जहां पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान खींचा जा सकता है या खींचा चले जाता है जनरली अपने आप। तो ऐसा कौन सा आइटम है विच इज ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ पर्टिकुलर एंटिटीज एफएस टेंड्स टू बी फोकस। जनरली उसी पे फोकस किया जाता है। क्या जनरली बॉटम लाइन पे फोकस रहता है क्या, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जनरली प्रॉफिट देखते हैं क्या, या क्या वो टॉप लाइन देखते हैं क्या। प्रॉफिट तो अभी ठीक है, थोड़ा अभी अभी चालू हुई है एंटिटी, तो टॉप लाइन इंपॉर्टेंट है, बॉटम लाइन नहीं भी इंपॉर्टेंट है तो भी चलेगा। तो ये सब तुम्हारा डिटरमाइन करोगे तुम किसके बेसिस में, तुम्हारे यूजर्स ऑफ एफएस के नीड्स के बेसिस में। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ मेरा, आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज टेंड्स टू बी फोकस्ड, जनरली टेंड्स टू बी फोकस्ड। इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो कृष्णा सलोनी, बोलो बोलो रीजन। सॉरी विजय। मेरे को कई लोग किए मतलब मैसेज किए, 5-6 लोग बोले कि रिवाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इतना जल्दी जल्दी के हिसाब से ये शेड्यूल है, अगर मैं फिर बीच में ब्रेक दूं तुमको तो थोड़ा सा शेड्यूल डिले होगा, 3-4 दिन चलेगा क्या, रिवाइज करने के लिए ब्रेक दूं तो चलेगा क्या। सर फिर 31 मार्च से भी बहुत आगे चला जाएगा। अभी अपना ऑलरेडी टेंटेटिवली अगर मैं बोलूं तो क्या डेट दिख रहा है, एक सेकेंड, अभी शेड्यूल के हिसाब से 29 मार्च को ओवर होगा। अपन मान के चलते 31 तक अपन कंप्लीट करेंगे, बीच में 1-2 दिन का मैं ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। उस समय कवर अप कर लेना, जितना रिवाइज करना है कर सकते हो कर लेना। रिकॉर्डिंग वाला थोड़ा रह जाता है, ठीक है, लाइव हो जाता है, रिकॉर्डिंग वाला रह जाता है। तो रिकॉर्डिंग वाला कोशिश करना, फिर कवर अप कर लो। आज 200-300 की सीरीज कर लियो क्या पूरा प्रॉपर, 200 और 300 की सीरीज रिवाइज कर लियो, ये 2 ऐसे के अलावा बोल रहा हूँ। 315 तक हो गया क्या, क्वेश्चन बैंक बचा है सर, क्वेश्चन बैंक। तो टेस्ट या फिर आज नहीं रखना है तो कल रख सकते हैं, बट आई वांट कि टेस्ट प्रिपेयर करके दो प्रॉपरली, अच्छे से, जैसा बोल लो। कल रख लेते हैं सर। जैसा भी कर लो, कल रखना है तो कल ले लूंगा मैं टेस्ट, बट प्रॉपर रिवाइज करके ही दो। क्योंकि अभी अभी अपन जस्ट रिवाइज किए, ऐसे प्रॉपर पढ़े हैं, उसको रिवाइज करोगे एक बार अच्छे से बैठेगा दिमाग में, फिर दोबारा वापस से देखोगे, टेस्ट दोगे तो अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा एटलीस्ट 200 और 300 की सीरीज में। तो इट शुड नॉट बी कि जस्ट ऐसे ही दे दिए क्लास देख के खत्म, प्रॉपर रिवाइज करके याद करके दोगे टेस्ट, और कोशिश करोगे सब सही होना चाहिए, इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे, सब सही होना चाहिए, सब अपन जो जो पढ़ा है वही आएंगे, ठीक है। तो टेस्ट तुम लोग को देना है तो कल रख लेते हैं, और फिर मैं तुमको हो सके तो ब्रेक देने की कोशिश करता हूँ बीच में कोई एक आध दिन, लेट्स सी। अगर फिर उस समय फिर प्रॉपर रिवाइज कर लेना, उसको वेस्ट मत करना। फिर अपन कोशिश करेंगे 31 मार्च तक अपना ऐसे भी हो जाए ओवर। बट ज्यादा अपन स्पीड कहाँ चल रहे हैं ऐसे, मैं तुम लोग को 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देता हूँ और 1.5 घंटे से ज्यादा अपन पढ़ते नहीं क्लास में। ऑडिट का ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यूज ऑफ कम भी बेंचमार्क्स कर आ गए थे देंगे तब अपन। भी इतनी पढ़ाई हुई। यस क्या, कम भी कर दोगे तब भी इतनी पढ़ाई होगी। ठीक है थोड़ा। वो तो हम लोग ही बैकलॉग रख देते हैं रिकॉर्डेड का, तो फिर वो इसलिए भी लगता है। हाँ तो बट
तुम लोग जब तक फिर वो प्रेशर फील नहीं करोगे, नहीं करोगे नहीं, तो फिर मतलब नहीं होगा ना। हाँ सर, वो कल वजह स्पीड होगी यही ना। रखो सर। हाँ। चलो, यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मोटिलिटी में अपन देख रहे थे क्या फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे मेरे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो अपन को बेंचमार्क के ऊपर एक परसेंटेज लगाते हैं तो अपना मोटिलिटी आता है टोटल मोटिलिटी। लेकिन ये बेंचमार्क को जो चूज करना है, ये कौन कौन से फैक्टर के बेसिस में हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे लिए ये वाला बेंचमार्क ज्यादा बेटर है। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम में ज्यादा सही है, रेवेन्यू सही है, प्रॉफिट सही है, क्या सही है, एक्सपेंडिचर सही है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा एलिमेंट्स क्या क्या तुम्हारे एफएस के। एलिमेंट्स में भी तुमको ये देखने की कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम ज्यादा अटेंटिव यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अटेंशन में जनरली आ जाते हैं, टेंड्स टू बी फोकस्ड। उसके बाद अपन ने देखा एंटिटी का नेचर क्या है, क्या एंटिटी कौन से लाइफ साइकिल में, लाइक याद है तुमको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंटिटी का कोई भी लाइफ साइकिल होता था ऐसा, सॉरी ऐसा, कॉस्टिंग पढ़े होंगे ना, कॉस्टिंग। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में, किस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में है वो। अगर मान लो बैंकिंग है तो आरबीआई के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, लिस्टेड एंटिटी तो सेबी के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, किस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, किस इकोनॉमी में वो डील कर रही है, किस इंडस्ट्री में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, एनबीएफसी इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री है इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। इसके बेसिस में भी हो सकता है तुम्हारा मोटिलिटी लेवल अलग डिटरमाइन किया जाए, राइट। बैंक के केस में हो सकता है मैं एन इंटरेस्ट इनकम लूँ या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम लूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम समझते हो, एनआईआई, इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो इनकम मेरी बच रही है, तो उसके बेसिस में मैं मोटिलिटी लेवल अपने डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी के बेसिस पे भी। फिर उसके बाद एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर देखोगे तुम मुझे बताओ कि डेट इक्विटी मैं देखूंगा, तो अगर मान लो एंटिटी बहुत ज्यादा डेट फाइनेंस्ड है, बहुत ज्यादा डेट फाइनेंस्ड है अगर, तो उस केस में तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, टोटल एसेट लेना या प्रॉफिट का लेना बेंचमार्क। प्रॉफिट का परसेंटेज अप्लाई करोगे या टोटल एसेट का बेंचमार्क, टोटल एसेट को परसेंटेज अप्लाई करोगे, क्या लगता है। अगर डेट इक्विटी फाइनेंस बहुत सब्सटेंशियली डेट फाइनेंस्ड है, तो मैं टोटल एसेट को लूं बेंचमार्क या प्रॉफिट को लूं। टोटल हाँ टोटल एसेट्स को। क्यों लूं ये भी बताओ। ये डेप्ट है ना, उसकी बेस तो वही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, वही तो पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट क्यों नहीं रख रहा हूँ मोटिलिटी लेवल तो। क्योंकि दोनों दोनों तो जब भी मैच होंगे ना, सेम फुटिंग वाली चीजें रहेगी तभी तो। प्रॉफिट सेम कैसे रख सकते हैं, प्रॉफिट का मोटिलिटी लेवल डिटरमाइन कर, मतलब डेप्ट भी। ये यहाँ पे टोटल मोटिलिटी अपन डेप्ट डिटरमाइन कर रहे हैं फॉर द वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स भी आएंगे, बैलेंस शीट आइटम्स भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट, एसेट, सब 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 आते हैं। तो उस केस में लेकिन अभी मैं टोटल मोटिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में मैं प्रॉफिट वगैरह का कुछ देखूंगा ही नहीं, यहाँ पे मैं टोटल एसेट का कुछ परसेंटेज लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि डेट जो है मेरा बहुत ज्यादा है, और जनरली डेट अगर ज्यादा है तो आई नीड टू सी कि क्या मेरे टोटल एसेट्स वेदर दे आर सफिशिएंट इनफ टू, भाई एक रहता है ना कि डेट बहुत ज्यादा है तो कम से कम मुद्दल आया, आई कैन मुद्दल तो मैं पे ऑफ कर दूं। प्रॉफिट से तो क्या डिटरमाइन कर पाओगे तुम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वगैरह जा रहे हैं कि नहीं प्रॉपर्ली, इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो डेट बहुत ज्यादा है अगर, तो तुम्हारे एसेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तुम्हारे टोटल एसेट्स के ऊपर अब ज्यादा फोकस रहेगा एंटिटी का। एंटिटी का जो फोकस है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फोकस है, ये जो अपन ने देखा था ना टेंड्स टू बी फोकस्ड आइटम, ये कहाँ पे फोकस हो जाएगा, ना कि प्रॉफिट में, जाकि जबकि टोटल एसेट में डेट वाले किस पे ज्यादा रिलाई करेंगे, तुम्हारे टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट्स ही कम है तो डेट होल्डर्स विल बी रिस्की। तो यहाँ पे ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, एग्जांपल दिया एंटिटीज फाइनेंस सोनली बाय डेट रेदर देन इक्विटी, तो उस केस में यूजर्स में पुट मोर एम्फेसिस ऑन एसेट्स एंड क्लेम्स ऑन देम देन द एंटिटीज अर्निंग। एंड लास्टली वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, टर्नओवर कभी 10 करोड़ आता है, तो कभी 1 करोड़ आता है, कभी 10 लाख आता है, कभी 50 करोड़। तो वॉलेटाइल टर्नओवर है बहुत ज्यादा, तो अपन रेवेन्यू को नहीं लेंगे फिर बेंचमार्क, हो सकता है अपन एसेट्स को ले। सिमिलरली लाइफ साइकिल ऑफ द एंटिटी, अगर मान लो अभी अभी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में प्रॉफिट तुमको दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है तुम रेवेन्यू का लो, या फिर रेवेन्यू वॉलेटाइल है फिर इस केस में, तो रेवेन्यू वॉलेटाइल है तो उस केस में क्या लोगे तुम, टोटल एसेट्स का ले सकते हो। तो ये सारे कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है टू चूज योर बेंचमार्क, जिसके बेसिस में तुम परसेंटेज अप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट योर मोटिलिटी लेवल। क्लियर है क्या।
तो इसको याद करने के लिए याद रख सकते हो, ऐसे मैंने याद रखा है नाइव के रूप में। तो इसके बेसिस में भी तुम डिटरमाइन कर सकते हो। एन से तुम्हारा ठीक है। ई से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी से वॉलेटिलिटी, ए आई से अटेंटिव आइटम और एन से हो गया नेचर के एंटिटी का। और एक पॉइंट जो छूट गया ओनरशिप स्ट्रक्चर, वो देख लो, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इस बार आया भी था क्वेश्चन एग्जाम में। सर ये एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा क्या, जैसे उस पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन ओनर के आया था इस बार। तो मैं बोल भी दूं एग्जाम्पल नहीं लिखना पड़ेगा, तुम याद मत करो तो भी तुमको एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था इस बार, समझ कि एग्जाम्पल ये था, एसेट्स था, तो एसेट्स के बेसिस में तुम क्या रखोगे बेंचमार्क के लिए वॉलिटिलिटी, बेंचमार्क की रेवेन्यू के बेसिस में, किस किस के बेसिस में, फिर और बताओ, तुम बताओ, क्वेश्चन देखना इस बार का। तो कोट करोगे एग्जाम्पल तो बेटर रहेगा, और इजी भी है, ऐसा उतना है नहीं। चले आगे बढ़े। रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ऑडिट करते जा रहे हो वैसे वैसे क्या तुम मटेरियलिटी को रिवाइज कर पाओगे क्या, अगर जरूरत पड़ रही है तो एज एंड व्हेन वी डू द ऑडिट there can be a circumstances, there can be a situation where you might become aware of an information, you might become aware of such information during the audit जो कि तुमको अब लग रहा है, जिसके कारण कि जो भैया मैंने मर्टिलिटी सेट की थी ना इनिशियली, मर्टिलिटी मैंने जो सेट की थी इनिशियली, वो मुझे कोई और मर्टिलिटी सेट करनी चाहिए थी। तो यू नीड टू रिवाइज द मर्टिलिटी फॉर द एफएस एज अ होल एंड ऑल्सो इफ एप्लीकेबल, ये तो तुमको याद रखना ही रहता है, सेम लैंग्वेज आती तुम्हारी, सीटीएबीडी, क्या बोलता हूँ मैं इसको, सीटीएबीडी, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल, तुमने 315 किया ही होगा, सीटीएबीडी, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल पे भी अगर एप्लीकेबल है तो वो भी तुमको रिवाइज कर लेना मर्टिलिटी। इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट that would have caused the auditor to have determined the different amount इनिशियली सेट, जो तुमने अमाउंट सेट किया था इनिशियली उससे अलग अमाउंट तुमको डिटरमाइन करने के लिए हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, इसके कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अमाउंट पहले सेट की थी उसका कुछ और अमाउंट मुझे सेट करना चाहिए था, उसका कुछ और अमाउंट सेट करना चाहिए था, तो क्या मुझे ज्यादा करना चाहिए था कि कम करना चाहिए था, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे में। तो भैया अगर मैं बोलूं कि मेरे को कम मर्टिलिटी अमाउंट, ज्यादा नहीं, कम 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 लोअर मर्टिलिटी फॉर द एफएस एज अ होल, लोअर मर्टिलिटी फॉर द एफएस एज अ होल, अगर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मुझे, मैंने पहले 1 करोड़ किया था, मुझे जबकि करना चाहिए था 60 लाख, तो इस केस में अगर तुम मर्टिलिटी लोअर कर रहे हो तो क्या जो तुमने ऑलरेडी अभी तक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा उस पर क्वेश्चन उठ सकता है क्या एडिक्वेसी पे, या अगर अब मैं मर्टिलिटी लेवल ज्यादा कर दूं तो उठेगा। एक बार सोचो फटाक से, पहले मान लो 1 करोड़ था, पहले 1 CR थी, अब 1 CR थी तो अब हो गई अगर मान लो 1.5 CR या फिर 50 लाख, तो किसमें तुमको लग रहा है कि मुझे अब और मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो है वापस से रिवाइज करना पड़ सकता है, मेरे को मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो मुझे रिवाइज करना पड़ सकता है, किसमें लग रहा है कम होने से, एक्सटेंड, कम हाँ कम होने से, कम होने कम से, होने राइट। से। क्यों, क्योंकि अब अगर 50 लाख हो गया तो अब मेरे को 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वाले जो मिसस्टेटमेंट्स है उनको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मैं पहले नहीं कर रहा था। तो अब मुझे हो सकता है कि मेरी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की एक्सटेंड हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए, मैंडेटरीली बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ तो अगर मैं बढ़ाऊं नहीं तो भी चल जाएगा, बढ़ाऊं नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कवर्ड ही है, ऑलरेडी मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एडिक्वेट है,
बट यहाँ पे 50 लाख से 1 करोड़ के मिसस्टेटमेंट का क्या होगा? तो वो मिसस्टेटमेंट को इंक्लूड करने के लिए मेरे प्रोसीजर में मुझे हो सकता है एफएपी बढ़ाना पड़ जाए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम लोअर मर्टिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो ना, उस केस में ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मर्टिलिटी। भाई अगर मैं मर्टिलिटी 1 CR थी तो मेरी परफॉर्मेंस मर्टिलिटी अपने एग्जांपल में कितना रखे थे अपने 60 लाख। अब मैं अगर 50 लाख कर दूं मर्टिलिटी, तो तुमको क्या लगता है परफॉर्मेंस मर्टिलिटी 60 लाख होगी? ऑफ कोर्स नॉट। परफॉर्मेंस मर्टिलिटी तो उससे हो ही नहीं सकती ज्यादा। अपन ने देखा था डेफिनेशन में, लोअर देन द अमाउंट सेट फॉर द एफएस एज अ होल। तो 50 लाख से तो कम ही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मर्टिलिटी है 50 लाख, उससे तो कम ही होगी परफॉर्मेंस मर्टिलिटी। तो अगर तुम लोअर मर्टिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो तो उस केस में चेक करो क्या तुमको परफॉर्मेंस मर्टिलिटी भी डिटरमाइन करनी पड़ सकती है क्या। एंड इसके हिसाब से तुम्हारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्या वो अभी भी अप्रोप्रिएट है कि क्या तुम उसको और एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा क्या एफएपी का? क्या नेचर ऑफ एफएपी बढ़ाना पड़ेगा? टाइमिंग एफएपी एंड एक्सटेंट ऑफ एफएपी, क्या एक्सटेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्या? सिंपल है। और ये रिवीजन के पहले लिख लो, यहाँ पे मार्क करके रखना कि वो जो मैंने लाइन बताई थी ना, कौन सी, ये वाली, डिटरमाइनिंग मर्टिलिटी एंड परफॉर्मेंस मर्टिलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, ये तो आएगा तुम्हारा पहला लाइन। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के टाइम तो तुमको जो मर्टिलिटी डिटरमाइन करोगे वो सब लिखोगे, एंड देन फिर बोलोगे कि भैया अगर कुछ केसेस में रिवीजन हो रहा है तो फिर उस केस में मेरे को लोअर मर्टिलिटी अगर कंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को परफॉर्मेंस मर्टिलिटी देखना पड़ेगा, एंड सेकेंडली एनटीई ऑफ एफएपी भी चेक करना पड़ सकता है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक में, ऑडिट प्लानिंग एंड मर्टिलिटी। ऑडिट प्लानिंग एंड मर्टिलिटी, दिव्या को वासी आ रही है? पानी पी लो फटाफट। लास्ट टॉपिक देखते फिर अपन ऐसे 320 का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, रिवीजन पे ही है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये जो दिख रहा है तुमको, मई 15 में आया हुआ है, मई 18 में भी आया हुआ है ये न्यू सिलेबस। ठीक है क्या? बोलो 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 बोलो। सिंपल है। यस। अब देखो ऑडिट प्लानिंग और मर्टिलिटी में मुझे बताओ, अगर रोमम तुमको ज्यादा लग रहा है तो तुम मर्टिलिटी अमाउंट कम रखोगे कि ज्यादा रखोगे? रिस्क तुमको ज्यादा लग रहा है तो मर्टिलिटी अमाउंट सेट कम करोगे कि ज्यादा रखोगे? कम रखेंगे। कम रखेंगे एवरीवन, इट्स ऑब्वियस राइट। अगर मेरा रिस्क ज्यादा है तो मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं मर्टिलिटी अमाउंट कम रखूंगा तभी तो मेरी एफएपी ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर मैं मर्टिलिटी 50 लाख रखूं या मर्टिलिटी 1 करोड़ रखूं, तो किसके बेसिस में तुमको लग रहा है एफएपी ज्यादा परफॉर्म करूंगा मैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किस में, केस बेस में ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे? मटेरियलिटी अगर कम हो तो 50 लाख वाले में यहाँ पे एफएपी परफॉर्म मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ पे एफएपी मुझे हो सकता है कम परफॉर्म करना पड़े कंपैरेटिवली रिलेटिव टू दिस। और जबकि ऑडिट रिस्क ज्यादा है अगर, तो मुझे मर्टिलिटी लेवल कम रखना चाहिए ताकि मैं एफएपी अपना ज्यादा रख सकूं और ओवरऑल मेरी डिटेक्शन रिस्क कम आ जाए। ताकि जनरली क्या होता है देखो, ऑडिट रिस्क अपन ने देखा था तुम लोगों ने चैप्टर 3 में, याद है किससे बनता है ऑडिट रिस्क? बोलो भाई, किया हुआ है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन।
इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, रोमम मैंने बोला रोमम अगर ज्यादा है तो मैं क्या चाहता हूँ, डिटेक्शन रिस्क मेरा कम हो। यस और नो? यस, इनवर्स रिलेशन है। डिटेक्शन रिस्क मेरा कम हो, और डिटेक्शन रिस्क कम करने के लिए मुझे क्या ज्यादा करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो यही बोल रहा हूँ मैं, अगर तुमको रिस्क ज्यादा मिल रहा है, अगर रिस्क ज्यादा दिख रहा है, तुमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे कैसे? बढ़ाओगे कैसे? मैं मर्टिलिटी अमाउंट मेरी सेट कम करूंगा तो अपने आप मेरी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। और एफएपी अगर ज्यादा करूंगा तो मेरे डिटेक्शन रिस्क कम आ जाएगा, तो मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरा इससे क्या आ जाएगा, लो, टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो इसलिए बोलते हैं कि रिस्क और जो ये तुम्हारा क्या है, मर्टिलिटी लेवल इनवर्स रिलेशनशिप है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर ऑडिटर का जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं वो मर्टिलिटी का रिलेटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। वो उसको हेल्प करते हैं कि कौन से आइटम है जो उसको एग्जामिन करने हैं सैम्पलिंग के टाइम, एनालिटिकल प्रोसीजर के टाइम, कौन से आइटम उसको एग्जामिन करने, क्योंकि वो मटेरियल आइटम को करेगा फिर चेक। तो मर्टिलिटी उसको प्रिलिमिनरी असेसमेंट एक बार देख लेता है ऊपर ऊपरी से कि ये चीजें मुझे देखनी है, ये चीजें मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। उसके हिसाब से वो अपनी ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट करता है फिर कौन से आइटम उसको चेक करने, ताकि उसका ऑडिट रिस्क सबसे लोएस्ट डिग्री में आए। और ये वही बोल रहा है वापस से कि भैया जब तुमने इनिशियली मर्टिलिटी लेवल सेट किया था ना प्लानिंग के टाइम, हो सकता है तब और जब तुम परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट तब अलग अलग हो, तुम्हारा असेसमेंट अलग अलग हो। तो जब अलग अलग लग रहा है तुमको, जब तुमको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अपन ने देखा ना अभी जस्ट रिवीजन, रिवीजन की नीड है क्या, रिवीजन करना पड़ रहा है क्या। तो मर्टिलिटी का असेसमेंट अलग अलग हो सकता है एट अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑडिट, स्टेज ऑफ ऑडिट, अलग अलग स्टेज ऑफ ऑडिट पे। क्लियर है? तो 6 मिनट एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट से 320 को एकदम अच्छे से, प्रॉपर सर ये एकदम अच्छे से देखो। हाँ, डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा तो एफएपी कम होंगे ज्यादा होंगे? डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हुआ तो, हाँ। डिटेक्शन रिस्क अपन को ज्यादा रख करना है अगर, तो उस केस में अपन एफएपी कम रख सकते हैं। अगर मैं, मेरा मान लो रोमम ज्यादा आया हुआ है, रोमम मेरा कम आया हुआ है, मेरे को ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम चाहिए, रोमम मेरा ऑलरेडी कम है, तो आई कैन अज्यूम समवट अ हायर डिटेक्शन रिस्क। मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क तो भी कम ही रहेगा अगर डिटेक्शन रिस्क थोड़ा ज्यादा रहे तो भी। क्यों? क्योंकि मेरा रोमम कम है, रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क मेरा ऑडिट रिस्क आएगा। रोमम मेरा कम है, डिटेक्शन रिस्क में थोड़ा ज्यादा अज्यूम कर सकता हूँ, ज्यादा अज्यूम कर सकते हो इसका मतलब मेरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में थोड़ी कम परफॉर्म करूँ तो भी चलेगा। फटाफट से 320 रिवाइज करो एक बार 5 मिनट जल्दी से, अभी के अभी, तुरंत तुरंत। सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंचमार्क हो गया तुम्हारा, जितने जितने इंपॉर्टेंट दिखे, जजमेंट वाला जो था किस बेसिस में फ्रेमवर्क जो है मर्टिलिटी का, एफआरएफ जो बताता है, अगर एफआरएफ डिस्कस नहीं करते तो क्या 3 पॉइंट देखे थे अपन ने, परफॉर्मेंस मर्टिलिटी की डेफिनेशन देख लो, रिवीजन, रिवीजन और बेंचमार्क दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ऑफ ऑडिट मर्टिलिटी एंड बेंचमार्क, और ये भी ऑडिट प्लानिंग एंड मर्टिलिटी। 5 मिनट में फटाफट से रिवाइज करो इसको पूरा अच्छे से। यस, अच्छे से हो गया 320 प्रॉपरली। लेट्स स्टार्ट विथ 330 नाउ। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। तो ये अपन ने देखा था कौन से रिस्क की बात कर रही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो अपन ने देखा कहाँ पे 315 में आइडेंटिफाई एंड असेस किया रोमम को। 315 में रोमम को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, और उसके बेसिस में फिर ऑडिटर रिस्पॉन्ड करेगा, मैंने बताया था कहाँ पे 330 में, बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, बताया था ना। एक सेकेंड यार। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपन ने देखा था कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपन क्या देखते हैं, वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ओई ऑफ
controls, operating effectiveness, test of operating effectiveness of controls, test of operating effectiveness of controls. जबकि SAP को फर्दर दो चीज और आती है इसके अंदर, अपन एक तो डिटेल में चेकिंग कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर ऐसे 520। तो ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा, मैंने बताया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके थ्रू, तो उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा, कितना होगा, मिसस्टेटमेंट की लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी देखना कितना क्या क्या है, रिस्क असेसमेंट करना, रेलेवेंट कंट्रोल्स है कि नहीं है, तो रिस्क असेसमेंट में तुम्हारे इनहेरेंट रिस्क वगैरह आ गए, कंट्रोल्स रेलेवेंट है कि नहीं, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है क्या, तो इसमें तुम्हारा कंट्रोल रिस्क आ गया। फिर ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा तुमको परसुएसिव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ सकता है। ये सब जनरल बातें की है। अभी आ जाओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के टाइप्स में, एक बार क्विकली देख लो, वही सब है। पहला टाइप अपना क्या था, टीओसी, और दूसरा क्या हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगेन अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो टीओडी और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। करेक्ट, करेक्ट ओनली यस। तो स्टेप 1 में देखोगे तो अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अपन ने, मैंने क्या बताया तुमको, अपन क्या करते हैं, वी डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्या करते थे, पूरा एक मैट्रिक्स बनाते हैं कंट्रोल्स का। सबसे कॉलम में रहेगा सबसे पहले तो प्रोसीजर, कि भैया प्रोसीजर क्या है। मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, याद है, P2P का, प्रोक्योर टू पे का। तो परचेज ऑर्डर से लेके पूरा इनवॉइस वगैरह, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसिंग, पेमेंट, सब 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 गुड्स रिसीव नोट, ये सब जो बनता है, तो हर के बीच में कंट्रोल्स रहते हैं। लाइक परचेज ऑर्डर में कम से कम मिनिमम 3 कोटेशन होने चाहिए। 3 कोटेशन में जो मिनिमम है, तो मिनिमम कोटेशन तुम एक्सेप्ट करोगे, मिनिमम के ऊपर वाला कर रहे हो तो रीजन बताओगे। परचेज ऑर्डर में जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना चाहिए इनवॉइस में। डेविएशन से कितना डेविएशन हो सकता है, तो कितना हो सकता है क्वांटिटी वाइज में। सिमिलरली जीआरएन जो बन रहा है, जीआरएन में तुम्हारा मटेरियल चेक हो रहा है, जब तुम्हारा इनवॉइसिंग की एंट्री बन रही है, पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग अगर अकाउंटिंग बुक्स में मैं बोलूं तो पार्क एंड पोस्ट मैंने कंट्रोल बताया था, याद है, पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल मैंने बताया हुआ है कि पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल, हाँ कि ना, पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल, पार्क एंड पोस्ट एंड कंट्रोल नहीं बताया क्या। चैप्टर 3 और ऐसे 315 में मैंने, मेरे को जितना याद है सब बताया हुआ है ऑलरेडी। ये सब पार्क एंड पोस्ट में कुछ नहीं है। मान के चलो कि 10,000 के ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हो तुम, तो तुम एंट्री, तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास एक्सेस इतना ही हो पाएगा अगर 10,000 के ऊपर है, कि तुम्हारी एंट्री अपने आप पार्क हो जाएगी। जैसे हमारे एलएनटी में जनरली यही होता था, 10,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन पार्क हो जाते थे। एंड उसकी पोस्टिंग तभी होती थी जब सीनियर जो तुम्हारा रिव्यूअर है, अकाउंटेंट, वो रिव्यू करेगा एंड देन वो पास करेगा। जब वो पास करेगा तब ये एंट्री फिर पोस्ट हो जाएगी। तो मेकर चेकर का एक प्रकार से हो गया बेसिकली कंट्रोल। मेकर चेकर जो होता ही है जनरली हर जगह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तुम रिटर्न बना रहे हो तो तुम्हारा चेक कोई और करेगा, देन वो रिटर्न फाइल होगा, मेकर चेकर। सिमिलरली पार्क पोस्ट, पार्क एंड पोस्ट। तो ये जो तुम्हारे जितने भी कंट्रोल्स है, इससे रिलेटेड, ये जो मान लो एक प्रोसीजर है, मान लो मैंने क्या बोला, P2P एग्जाम्पल, तो इससे रिलेटेड जितने कंट्रोल्स है वो यहाँ पे देंगे। फिर ये कंट्रोल से रिलेटेड जितने तुमको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स तुमको मंगवाना है, कब कब मंगवाना है ये दिखाएगा। कितने फ्रीक्वेंसी में जनरली कंट्रोल्स की टेस्टिंग होगी, 1 मंथ, 1 वीक, पर एनम, कितने फ्रीक्वेंसी में जनरली ये कंट्रोल्स की टेस्टिंग होगी, ये सब दिया रहेगा। कितना, ये पूरा मतलब एक मैट्रिक्स बनता है, किसने टेस्ट किया, क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या कंट्रोल पास हुए कि फेल हुए, ये कंट्रोल पास हुआ क्या, ये कंट्रोल फेल हुआ क्या, क्या क्या, पूरा पूरा तुम्हारा एक मैट्रिक्स बनता है, जिसको अपन बोलते हैं RACM, रैकम, रैकम, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स। ये अपने तुम्हारे चैप्टर 4 में भी आएगा, RACM, रैकम। तो ये पूरा हमारा एक रैकम बनता था। तो रैकम में तुम क्या कर रहे हो, जनरली एक प्रोसेस के अंदर जितने कंट्रोल्स है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो ऑडिटर डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन ही एक्सपेक्ट्स दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन करेगा व्हेन साइक एट द असर्शन लेवल सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग जनरली क्या होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, अलग अलग हो सकती है। कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि मैं 4 महीने बाद करूंगा टेस्ट, कुछ थ्रू आउट द पीरियड टेस्टिंग हमेशा चलती ही रहेगी, हो सकता है कुछ आइटम्स की। तो टाइमिंग जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब होगा, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे भी हो सकता है, कुछ थ्रू आउट द पीरियड हो सकता है कि हर हफ्ते चलती रहता है ये, और कुछ हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हर 3 महीने में होगा, हर क्वार्टर होगा, हर हाफ ईयरली होगा, हर एनम पर एनम होगा। तो टाइमिंग पे भी सर ये बोल्ड लाइन इलैबोरेट करना, कौन सा बोल्ड है जो लाइन, सब्सटेंटिव ये बोल रहा है प्रोसीजर कि कैन या नॉट तो अलोन प्रोवाइड। कंट्रोल टेस्टिंग कब करोगे, या तो तुमको लग रहा है कि कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली है,
क्या तो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तभी तो तुम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करोगे ना। अगर तुमको पता ही है कि टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल करके मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है ही नहीं, तो तुम चेक ही नहीं करोगे। तुम टेस्ट कब करोगे? पहला वो बोल रहे कि या तो तुमको लग रहा है कि ओई है, ऑलरेडी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है कंट्रोल, तो एक बार चेक कर लो कि हाँ वेदर दे आर रियली ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। या फिर तुम कंट्रोल टेस्ट कब करोगे? जब तुम्हारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ, अगर तुम सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन परफॉर्म करते हो तो तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। एग्जांपल जैसे कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में तुम्हारे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी करते हो तुम और टीओसी भी करते हो, दोनों करते हो। तो हो सकता है कई बार सिर्फ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन करूं मैं, टीओसी नहीं करूं, तो भी मेरा काम बन जाए, तो भी हो जाए मेरा काम। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एसएपी परफॉर्म करोगे, उससे तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, अगर एसएई नहीं मिल पा रहा है अगर, तो उस केस में तुमको टीओसी करना है। एक बार वापस से पढ़ो लाइन को, क्या बोल रहे हो? शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी, जब उसको लग रहा है कि कंट्रोल्स मेरे इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर मेरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो मुझे टीओसी तो करना ही पड़ेगा, साइमल्टेनियसली दोनों करना पड़ेगा, ऑडिट एसएपी भी और टीओसी दोनों। क्लियर है क्या निपुण? क्लियर है सर। वो मेरे को लगा कि उसमें बोल रहा है कि एसएपी का भी एविडेंस प्रोवाइड करता नहीं, वो बोल रहे तुमको टीओसी कब परफॉर्म करना पड़ेगा? जब तुमको लग रहा है कि वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो चेक कर लो एक बार। और तुम्हारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अलोन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे ही नहीं पाएगा, तो भी तुमको टीओसी करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है। अभी देखोगे तो यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड, अभी देखो क्या हो रहा है। मान लो तुम इंटरिम पीरियड में करके गए चेकिंग वेकिंग सब, 3 महीना देख के गए, 3 महीना में तुमने देखा कंट्रोल्स वगैरह सब सही बराबर है, बरोबर है एकदम। अब इसके बाद फिर तुम आ रहे हो जब बाद में, तो अब जब तुम बाद में आ रहे हो तो तुमको क्या फिर से कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्या? या फिर तुम जो पुराना कंट्रोल्स देखे थे, चेक किए थे, क्या तुम वही ऑडिट एविडेंस को यूज कर सकते हो क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 3 महीने करके गए, 3 महीने के बाद फिर से आए, तो तुम क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि भैया जो मैंने पहले ऑलरेडी ऑडिट एविडेंस लिए थे, क्या मैं उसी को यूज कर सकता हूँ क्या, या मुझे फिर से कंट्रोल्स वगैरह टेस्ट करने पड़ेंगे? सर वो तो मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा कि अगर एडिशनल एविडेंस है कुछ, तो तो उसको एक बार क्या चेक कर लो। कंट्रोल्स में चेंजेस आए हैं क्या? क्या कंट्रोल्स में टेस्टिंग में क्या कंट्रोल्स ही चेंज हो गए हैं क्या? क्या मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं क्या? क्या इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं क्या? क्या और एडिशनल एविडेंसेस जैसे तुमने बोला वो आए हैं क्या? तो when the auditor obtains audit evidence about the operating effectiveness of controls during an interim period, ऑडिटर कंसीडर करेगा सिग्निफिकेंट चेंजेस टू दोस कंट्रोल, क्या कंट्रोल में चेंजेस हुए हैं क्या, एंड डिटरमाइन करेगा एडिशनल कोई ऑडिट एविडेंस क्या उसको ऑब्टेन करना है क्या बचा फॉर द रिमेनिंग पीरियड, क्या उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना बचा है क्या फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो तुम क्या क्या फैक्टर जनरली डिटरमाइन करोगे टू ऑब्टेन about controls that were operating during period remaining after interim period? तो इसके लिए तुम देखोगे कि भैया जो सिग्निफिकेंस असेस्ड रोमा में मेरा असर्शन लेवल पे वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका रोमा मैंने असेस किया वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हो सकता है तुमको फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। फिर देन द स्पेसिफिक कंट्रोल्स दैट वर टेस्टेड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू देम, तो जो तुमने अभी अभी इंटरिम में चेंजेस इंटरिम पीरियड में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो भी तुमने परफॉर्म किया है, वो अगर कंट्रोल्स तुम्हारे टेस्ट पॉजिटिवली आए थे, पास हुए थे, लेकिन कंट्रोल्स क्या चेंज हो गए हैं क्या? क्या कंट्रोल्स चेंज हो गए हैं क्या? डिग्री टू विच ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड, कितने ऑडिट एविडेंस तुमने किस डिग्री तक तुमको मिले, कितना बड़ा तुम्हारा पीरियड है, क्या तुम हर 3 महीने कर रहे हो, हर 6 महीने कर रहे हो, या हर 1 साल में तुम कर रहे हो? क्या ऑडिटर इंटेंशन है उसका कि टू रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर? संजना, ऑडिटर का क्या ये इंटेंशन है क्या कि उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस करना है? अगर ऑडिटर का ये इंटेंशन है कि उसको ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर रिड्यूस करना है बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिलायंस, तो उसको वापस से फिर से अच्छे से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए ऑन द कंट्रोल टेस्टिंग। एंड लास्टली उसका कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है? कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर उसका एक प्रकार से मैं बोलूँ तो कंट्रोल इन्वायरमेंट को मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, ब्रेन है वो ब्रेन। अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल बॉडी है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट मेरा क्या है? ब्रेन। अगर मेरा ब्रेन ही सही नहीं है, कंट्रोल इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, तो ऑफकोर्स मेरी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी क्या? नहीं होगी। बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, इंटरनल कंट्रोल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है वो देखोगे।
तो एक बार वापस से देखो, तो इसको याद करने के लिए क्या क्या देख सकते हो कि मेरा रोमम कैसा है, असर्शन लेवल, स्पेसिफिक कंट्रोल्स दैट वर टेस्टेड ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड, सिग्निफिकेंट क्या चेंजेस आए उसमें, डिग्री डिग्री कितना ज्यादा ऑडिट एविडेंस तुमको लेना है अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीरियड, क्या सस्टेंटिव प्रोसीजर मुझे रिड्यूस करना है, एंड मेरा मेरा कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है। कैसे याद करें इसको, सोचो एक बार। अच्छा, आंसर से याद आया, शिवम वो वाला आंसर तुमने बताया नहीं अभी तक, जो तुमको दिया था याद करने वाला, एक कौन सा दिया था मैंने? हाँ सर, 1 मिनट। सर दिया था कि लेवल ऑफ डिटेल कैसे डिटरमाइन करेंगे डेफिशिएंसीज में कम्युनिकेट करते समय। हम्म सर सिंपल रखना है, एक एक वर्ड करके याद करना है। नेचर ऑफ एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज और एंटिटी का गवर्नेंस कॉम्पोजिशन। और लास्ट में एक पॉइंट अलग से याद रखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ डेफिशिएंसीज क्या है इंटरनल कंट्रोल में, अगर आया है तो लीगल रेगुलेटरी कारण। तो इसमें याद कैसे करना है, वही तो था। इसको याद कैसे करूँ? सर हम तो जैसे किया था एनएससी एनजीओ, एनएससी और एनजीओ, एनएससी मतलब नेशनल सिविल सर्टिफिकेट वाला और एनजीओ इस तरीके से याद किया है। एनएससी मतलब नेचर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और एनजीओ हो गया नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, जी से गवर्नेंस कंपोजिशन, और ओ से हो गया लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एनएससी एनजीओ लेवल ऑफ डिटेल हो जाएगा एनएससी क्वेश्चन क्या था एनजीओ। अपना, लेवल ऑफ डिटेल एट विच टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इज अ मैटर ऑफ हाँ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इन सर्कमस्टेंसेस, फैक्टर्स जो ऑडिटर को बोलेंगे कंसीडर करने की डिटरमाइनिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल फॉर कम्युनिकेशन। जी। तो नेचर पे तो ऑफ कोर्स डिटरमाइन करोगे कि नेचर ऑफ एंटिटी भी हाँ हो गया और नेचर हाँ। ऑफ डेफिशिएंसी भी हो गया, राइट? हम्म, नेचर से हो गए 2 पॉइंट। जी। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगा, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आएगा तो गवर्नेंस का कंपोजिशन आ जाएगा गवर्नमेंट में। नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ डेफिशिएंसी क्या है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ये तो एक नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। साइज ऑफ एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। फिर कॉम्प्लेक्सिटी से तुमको याद आ सकता है क्या कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी, क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वो एंटिटी को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। इसलिए बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए गवर्नेंस जो पोजीशन है, गवर्नेंस का जो कंपोजिशन है वो एकदम अपना रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बोले तो टीसीडब्ल्यूजी जो मेरी है एकदम बकायदा कैपेबल होनी चाहिए। गवर्नेंस कंपोजिशन मतलब टीसीडब्ल्यूजी, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो कौन गवर्न करता है एंटिटी को, टीसीडब्ल्यूजी करती है ना, तो टीसीडब्ल्यूजी प्रॉपर होनी चाहिए मेरी। इससे हो गया सारे पॉइंट तो, ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ओके। डेफिशिएंसी, एंड देन साइज ऑफ एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। साइज ऑफ एंटिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एंटिटी में, कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे लॉ रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में अपन ने बोला कि उसका गवर्नेंस कंपोजिशन एकदम रोबस्ट होना चाहिए, दैट इज टीसीडब्ल्यूजी का कंपोजिशन एकदम सही सही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या ये वाला आंसर भी? और अभी अपन कौन से आंसर में थे? तो कितने डिग्री तक तुमको ऑडिट एविडेंस मिला है, कितने डिग्री तक तुमको ऑडिट एविडेंस मिला है?
यार रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ऐसे 3:30 ऑनवर्ड्स रिकॉर्डिंग। चलो अब जो तुम्हारा स्टेप 2 है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जितना बचा हुआ है 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना ऐसे 3:30 की, ठीक है। मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा अभी, इसलिए मैं तुमको अभी लीव कर रहा हूँ। 15 मिनट की होगी हार्डली रिकॉर्डिंग, एक बार देख लेना, कंप्लीट कर लेना 3:30। और तुम्हारा जो नेक्स्ट 1 आवर है होमवर्क क्या है रिकॉर्डिंग का, नेक्स्ट 1 आवर ऑफ एलओडीआर। कल तक देख लेते 1 घंटा एलओडीआर का। हाँ वो 65 मिनट है। यस 5 to 65 मिनट्स था ना, तो अभी 65 to 125 मिनट देख लेना एलओडीआर, ठीक है। एलओडीआर अच्छे से करो, ध्यान से करो। एलओडीआर से इस बार थ्योरी क्वेश्चन आया नहीं था, एमसीक्यू में आया था 4 नंबर के लिए, और पक्का पक्का आना ही है 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एलओडीआर से आता ही है जनरली। अच्छे से करो, 5 नंबर श्योर शॉट है, एकदम इजी रहता है एलओडीआर। बस याद रहना चाहिए लिमिट, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना चाहिए A to Z, और वो अपन किए ही ऑलरेडी अच्छे से करोगे तो एलओडीआर अच्छे से कर लेना है। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, प्लस 15 to 20 मिनट्स इसका बचा हुआ है जो 15 मिनट का, ये स्टैंडर्ड, ये भी तुम्हारा होमवर्क। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो ऐसे 200 और 300 की सीरीज का जो टेस्ट है, ऐसे 200 और 300 की सीरीज का जो टेस्ट है वो मैं तुम्हारा कल लूंगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके सर। ओके सर तो प्रिपेयर कर लेना पूरा पूरा अच्छे से। आज जो पढ़ा है 320, 300, 315, 330 अच्छे से रिवाइज करना, और 200 का भी रिवाइज कर लेना। 200 मैंने नहीं कराया हुआ है, 200 का इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट और कुछ 1-2 टॉपिक देख लेना इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किए हुए उसमें, राइटअप में दिख जाएगा तुमको, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब रीड करके छोड़ सकते हो एक बार, ठीक है। ओके सर। सर टेस्ट तो कल इवनिंग में रहेगा ना? इवनिंग में टाइम बताता हूँ, ओके 3-4 बजे रख सकते अपन दोपहर को मोस्टली, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है। ओके देना है सबको प्रॉम्प्टली एनी हाउ। चलो बाय।